क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है? पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में, लोकसभा या विधानसभा में जितनी सीटें हैं उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में, जनसंख्या के अनुपात में या कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले की जीत चुनाव प्रणाली में पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी की लोकसभा या विधानसभा में सीटें होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22। हमारे देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किन के चुनाव के लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनाव या न्यायपालिका का चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे देश में कुछ ऐसे पद हैं जिनके चुनाव के लिए हमने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया है। अमूमन जो आम चुनाव होते हैं उसमें हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को हम अपनाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हमारी लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आता है, जिसमें जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए हमने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई है और उसमें हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ऐसे कौन कौन से पद हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषदों के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव। इनके चुनावों के लिए हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हैं और उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों का संचालन कराने का दायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, न्यायपालिका या संसद। देखिए, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया है, जो पूरे देश में होने वाले सभी प्रकार के चुनावों का दायित्व उसी को दे दिया गया है। तो ये कौन सा आयोग है? निर्वाचन आयोग। उसी को हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग। इसी को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। तो पेपर में हो सकता है आपको निर्वाचन आयोग भी दे सकते हैं और चुनाव आयोग भी दे सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? हमारे देश में वंचित वर्गों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधा दी गई है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की सुविधा दी गई है ताकि वो लोग भी समानता को हासिल कर सकें, बाकी वर्गों के समान लेवल पर आ सकें। तो इसके लिए जहाँ इन्हें शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में उम्र और फीस संबंधी छूट दी गई है, वहीं पर इन्हें राजनीतिक क्षेत्र में, ताकि इनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इनके भी प्रतिनिधि आगे आ सकें, इसके लिए हम अपनी लोकसभा और विधानसभा और जितने भी चुनाव हैं उन सब में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इनकी सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है, यानी लोकसभा और विधानसभा में टोटल जितनी सीटें हैं, इनकी जनसंख्या के अनुपात में इतनी ही सीटें उनको इन राजनीतिक संस्थाओं में दे दी जाती है। ठीक है, जितनी इनकी जनसंख्या होगी उसी रेशियो में ये सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए सीटें निश्चित हैं, और ये कितनी है? अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटों को आरक्षित लोकसभा में आरक्षित कर दिया गया है। इन सीटों पर केवल इन्हीं वर्गों के उम्मीदवार जो हैं वो आ सकते हैं, प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय कौन लेता है? यानी ये निर्णय कौन लेता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जहां से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं, बाकी सामान्य वर्ग के व्यक्ति नहीं। तो इस बात का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, न्यायपालिका या संसद? निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय कौन लेता है? परिसीमन आयोग। हालांकि ये सारे कार्य चुनाव आयोग की सलाह से ही करता है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी, मुख्य निर्णय लेने का काम परिसीमन आयोग का ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी।
अब है निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में। मैंने भी बताया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। यानी उन आरक्षित सीटों से, उन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से केवल इन्हीं वर्ग के उम्मीदवार ही, यानी जो सीट जिसके लिए आरक्षित की गई है, उस वर्ग के उम्मीदवार ही उसमें खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार के रूप में। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में इनमें से क्या चीज़ सही है? एक, सभी मतदाता वोट डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार केवल उसी समुदाय का होता है जिसके लिए सीट आरक्षित है। यानी मतदाता सभी वोट डालेंगे, लेकिन उम्मीदवार केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। केवल उसी वर्ग के व्यक्ति वोट डालते हैं जिसके लिए सीट आरक्षित है। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था है, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। वो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, यानी वहाँ पर उस निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के हों, वो सभी वोट डालेंगे, वो सभी अपने उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। लेकिन जो क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित कर दिए जाते हैं, वहाँ से उम्मीदवार के रूप में केवल उसी वर्ग का व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसके लिए वो निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित किया गया है। यानी अगर कोई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही वहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो पाएगा। और अगर वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो वहाँ से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही जो है उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन मतदाता चाहे किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के हो, वो सभी वोट, अपने उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 27, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? मैंने भी बताया परिसीमन आयोग होता है जो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य देखता है। तो इस आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका? तो इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर बी। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन करने का दायित्व किसका है? परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जो भी निर्णय लेता है वो कौन लेता है? परिसीमन आयोग। चाहे वो उनका सीमांकन करना हो या फिर वो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय लेना हो। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन का मतलब होता है कि कितने एरिया को हम एक निर्वाचन क्षेत्र माने। सीमांकन यानी उसकी सीमा निर्धारित करना। तो कितने एरिया को हम एक निर्वाचन क्षेत्र मानेंगे। ठीक है, तो इसका निर्णय कौन करता है? परिसीमन आयोग। और एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए। वर्तमान में चुनाव आयोग की सदस्य संरचना क्या है? चुनाव आयोग है जो पूरे देश का जो है चुनाव की देखरेख करता है, चुनाव का संचालन करता है। इसकी सदस्य संरचना क्या है? एक सदस्य, द्विसदस्य, बहुसदस्य या कोई नहीं? यानी इसमें एक सदस्य है या दो सदस्य है या दो से ज़्यादा सदस्य यानी बहुसदस्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहुसदस्य। चुनाव आयोग में इस समय बहुसदस्य है। बहुसदस्य यानी यह इसमें मेनली 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 बाकी के अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वर्तमान में चुनाव आयोग की सदस्य संरचना क्या है? बहुसदस्य या हम कह सकते हैं त्रिसदस्यीय। ठीक है, 3 सदस्य यानी कि। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? संसद, विधानसभा, स्थानीय स्वशासन या कोई नहीं? देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की जो वर्तमान में व्यवस्था है वो केवल स्थानीय स्वशासन में की गई है। स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, यानी ग्रामीण स्वशासन कह सकते हैं, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद आते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण स्वशासन प्लस शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन यानी जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर निगम ये सब आते हैं। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो केवल इन्हीं शहरी स्थानीय स्वशासन में ही दिया गया है। और ये आरक्षण है 1/3, यानी 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया। यानी टोटल जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें से 1/3 निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मतलब है कि इन महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिला वर्ग ही उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा?
स्थानीय स्वशासन। हालांकि संसद में और विधानसभाओं में भी महिलाओं के आरक्षण किए जाने के लिए पुरजोर डिमांड की जा रही है कि भैया महिलाओं को इनमें भी, संसद और विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अभी इन दोनों में ही महिलाओं की सदस्य संख्या बहुत कम है। और ये सदस्य संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि उन्हें आरक्षण दिया जाए, उनके लिए प्रॉपर सीट आरक्षित कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए कि यहाँ से केवल महिला ही उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल स्थानीय स्वशासन में ही आरक्षण की व्यवस्था है। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, चुनाव आयोग बहुसदस्य कब बना? मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्य है। उसमें 3 मुख्य मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 बाकी के चुनाव आयुक्त होते हैं। तो क्या यह शुरू शुरू से बहुसदस्य था या किसी निश्चित समय पर इसको बहुसदस्य बनाया गया किसी ईयर में? तो हम देखते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग था वो शुरू से बहुसदस्य नहीं था। इसमें पहले केवल एक ही सदस्य था, एक ही मेंबर होता था, वही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1989 से हमारे चुनाव आयोग को बहुसदस्य बना दिया गया, यानी उसमें अब एक की जगह पर 3 सदस्य शामिल कर दिए गए। तो ये परिवर्तन कब हुआ? 1989 में। 1989 के साथ ही आपकी एक चीज और जुड़ी हुई है, इसी साल, यही वो साल था जब मतदान करने की उम्र भी 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, तो 1989 को अच्छे से याद कर लेना। एक तो इस साल में ही चुनाव आयोग बहुसदस्य बना, यानी त्रिसदस्य, जिसमें 3 सदस्य हो गए एक की जगह। और दूसरा 1989 में ही मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा और विधानसभा के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की उम्र क्या है? 18, 25, 33 या 30? तो हमारा आंसर क्या है? 25। एक मतदाता की उम्र जहां 18 साल होती है, वहीं पर किसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की उम्र 25 साल होती है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। राष्ट्रपति पद के लिए यही उम्र 35 है, 35 साल, और राज्यसभा के लिए यही उम्र कितनी है? 30 साल। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर इसलिए क्या होगा? 25 साल, यानी उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 33, चुनाव से संबंधित हर विषय पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद या चुनाव आयोग? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव से संबंधित जितने भी निर्णय हैं, चुनाव संचालन से संबंधित, चुनाव शुरू की घोषणा से लेकर मत गणना तक, उसके बाद रिजल्ट घोषित करने तक भी, उसके बाद भी अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए चुनाव से संबंधित, तो इन सब में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर ये गलती से बी लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, की चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 34, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि ये खुद से नहीं करता, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसके अनुसार ही वो ये कार्य करता है। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, निर्वाचन आयुक्त कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? 3 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले हो, या मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? बी। चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना है और 3 साल बाद ही उसकी उम्र 65 साल वो हासिल कर लेता है, यानी 62 साल की उम्र में बना है, तो उसको 65 साल की उम्र पूरी होते ही उसको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना कार्यकाल इसमें 6 साल पूरे कर लिया है, हालांकि वो 65 साल का नहीं हुआ, तो 6 साल होते ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो निर्वाचन आयुक्तों की कार्यकाल कितना है या वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं? 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले आता हो। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निर्वाचन आयुक्तों को उनके कार्यकाल से पहले कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा या न्यायपालिका? आंसर सी।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और अगर वो कुछ संविधान के अगेंस्ट करते हैं तो उन्हें उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, और ये उनको हटाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा इसका प्रस्ताव पास किया जाए, फिर वो राष्ट्रपति के पास आता है और फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी हस्ताक्षर करते हैं। तो निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाना इतना ईजी नहीं होता। संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मीनिंग है कि दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस जितने भी उसकी सदस्य संख्या है उसका साधारण बहुमत के द्वारा उसका अनुमोदन होना भी जरूरी है। उसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। यानी संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना पहले जरूरी है, तब वो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन देते हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायपालिका? तो आंसर ए, चुनाव आयोग ही चुनाव कार्यक्रम की पूरी घोषणा करते हैं कि कब चुनाव होंगे, प्रचार के समय कब से कब तक होगा, किस दिन चुनाव किए जाएंगे, मतगणना किस दिन होगी, रिजल्ट किस दिन घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। आंसर ए। राजनीतिक दलों को मान्यता व प्रतीक चिन्ह कौन प्रदान करता है? देखो, राजनीतिक दलों को कई प्रकार के दल के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे कुछ राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय दल के होते हैं और वो पूरे देश में होने वाले चुनावों में लोकसभा में होने वाले चुनाव में भाग ले सकते हैं। और कुछ ऐसे दल होते हैं जो राज्य स्तर के होते हैं, यानी जो केवल 1 या 2 राज्यों में ही केवल चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की इनको मान्यता कौन देता है कि कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल होगा या कौन राज्य स्तर का होगा या कौन क्षेत्रीय पार्टी होगी, ये निर्णय कौन करता है? इसके अलावा इन्हें प्रतीक चिन्ह कौन देता है? प्रतीक चिन्ह यानी कि इनका चुनाव चिन्ह। जैसे कांग्रेस का क्या है? हाथ है, और बीजेपी का कमल है, आम पार्टी की झाड़ू है। तो ये इन्हें चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? प्रतीक चिन्ह। ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, न्यायपालिका या संसद? तो जाहिर सी बात है, ये काम कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? अफ्रीका, एशिया, प्राचीन यूनान या भारत? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर पूरी जनता रोजमर्रा के फैसलों में खुद निर्णय लेती है, फैसले खुद लेती है और खुद ही शासन करती है। यानी ऐसे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर हर तरह के निर्णय लेते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा पेचीदे विषय आ चुके हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इन ऐसे पेचीदे और तकनीकी विषयों का ज्ञान सभी पूरी की पूरी जनता को हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आजकल तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर ये प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहले बहुत प्रयोग होता था, और इसका मेनली प्रयोग कहाँ होता था? ये होता था प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान के देश थे एथेंस, स्पार्टा आदि, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन नंबर आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से चुनाव आयोग का क्या कार्य है? मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करना, चुनाव संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेना। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 या सभी? तो हम जैसे ऊपर से अपने क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूची भी तैयार करता है, ये राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है, चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा भी चुनाव आयोग करता है, और चुनाव संबंधित सभी मामलों पर अंतिम निर्णय भी चुनाव आयोग ही लेता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी, यानी उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 41, आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा तैयार की जाती है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, न्यायपालिका या संसद? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? चुनाव आयोग। आंसर बी। निम्न में से चुनाव के क्या दोष नहीं है? यानी जो हमारी चुनाव प्रणाली है उसका इनमें से क्या दोष नहीं है? धन का सीमित प्रयोग, सांप्रदायिकता का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग या जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना? तो इसमें से क्या दोष नहीं है? धन का सीमित प्रयोग, क्योंकि हमारे चुनाव प्रणाली में धन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चुनाव आयोग जितना धन राशि
चुनाव पर खर्च के लिए निश्चित करता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा धन का असीमित प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव केवल अमीरों की ही बात होगी, चुनाव लड़ना केवल अमीरों के लिए ही संभव है, गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये हमारे चुनाव प्रणाली के दोष हैं कि धन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सांप्रदायिकता का प्रयोग किया जाता है, यानी धर्म के नाम पर जो है लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है, हिंसा बहुत होती है, चुनाव बूथ पर कब्जा कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, मतदाताओं को धमकाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारी चुनाव प्रणाली में अमूमन देखने को मिलते हैं। जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। ये सब हमारी चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं, जो कि मुख्य दोष के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए। चुनाव प्रणाली में सुधार के क्या उपाय नहीं सुझाए गए? चुनाव खर्च के भुगतान के लिए चुनावी विशेष कोष बनाया जाए, संसद और विधानसभा में भी 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण किया जाए, फौजदारी मुकदमे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक और राजनीति में धर्म का शामिल करना। तो हम देखते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली में बहुत सारे दोष हैं। उनमें सुधार के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। एक ये सुझाव दिया गया कि चुनाव खर्चा का भुगतान के लिए एक विशेष चुनावी कोष बनाया जाए और सभी राजनीतिक दल उसी कोष से लिमिट में खर्चा करें। संसद और विधानसभाओं में अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। स्थानीय स्वशासन में तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, अब संसद में और विधानसभा में भी दिया जाए। फौजदारी मुकदमे वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए, यानी अपराधी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। और राजनीति में धर्म को शामिल करना, तो हमने हमारे इसमें सभी सुझाव दिए गए, सिर्फ डी को छोड़कर। राजनीति में धर्म को शामिल करना ये सुझाव नहीं दिया गया, बल्कि ये तो हमारी चुनावी राजनीति का दोष है कि इसमें धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, देश का प्रथम और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र लहड़ी, सुकुमार सेन, श्री सुशील चंद्रा, पंडित नेहरू, टी.एन. शेषन, सरदार पटेल, सुनील शर्मा। तो हमारा आंसर है इसमें बी। हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान हमारे चुनाव आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्रा। तो आंसर बी। अब है आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके कथन और कारण है और उसके बेस पे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 45, कथन कह रहा है कि चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाता है। हमने अभी देखा कि उनके लिए, ताकि वो भी समानता के लेवल पर आ सके, इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ सीटें उनको लिए आरक्षित कर दी जाती हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में। कारण हमारे देश में वंचित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं कि कथन भी बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए ये 79 है लोकसभा में और जनजातियों के लिए 41। कारण कह रहा है कि क्योंकि देश में ये वंचित वर्ग हैं और इनको भी राजनीति में समुचित भागीदारी मिल सके, समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कारण भी बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए, कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और कारण कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम देखते हैं कथन बिल्कुल सही है। हमने अभी ऊपर देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है इनका, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए करते हैं। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही अभिव्यक्ति है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के रूप में ही हमने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया है। तो आंसर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है, एक बड़ा सा हाथी है और उस पर लिखा है अडल्ट वोट, और यहाँ पे एक नेता है जिसने इसकी पूंछ पकड़ी हुई है और इसे जबरदस्ती खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ करने के लिए, अपनी तरफ चलने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये चित्र में दिया गया नेता कौन है? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये कौन है? पंडित नेहरू, आंसर ए। और ये अडल्ट वोट का मीनिंग है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे नागरिकों को शुरुआत से ही दे दिया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके साथ ही सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया गया था। लेकिन उस वक्त हमारी जो जनता थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी जागरूक भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम इस जनसंख्या को
चुनाव में वोट देने के लिए, सही वोट देने के लिए हम तैयार करें। तो इसीलिए वो उसकी जो एक हाथी है, विशालकाय हाथी है, वो वोटर्स को दिखा रहा है और ये उनकी पूँछ पकड़ के ये जो नेता हैं वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि किस तरीके से इनको चुनाव की तरफ और अपने पक्ष की तरफ किया जाए। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंसर ए।